नमस्ते मित्रों, राधे राधे। आप सभी मित्रों का स्वागत कर रहा हूं उदयपुर मेवाड़ से। मैं डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा मधुरम हिंदी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काव्यम सीरीज को हमने प्रारंभ कर दिया। मधुरम हिंदी के स्थापना दिवस से प्रारंभ की गई इस सीरीज की आज 5वीं कक्षा है मित्रों। और हमने लाभ पंचमी के दिन मित्रों, है ना, 29 अक्टूबर को हमने हमारा स्थापना दिवस मनाया था। तब से ही आपको निरंतर काव्य शास्त्र की कक्षाएं संक्षिप्त रूप में, मैं नहीं कह रहा कि बहुत विस्तृत कक्षाएं हम दे रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा विस्तृत आपको दे दें। वो खूब है किताबों में, आप पढ़ें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो परीक्षा उपयोगी शॉर्ट जो नोट्स हो सकते हैं वो आपके लिए मैं बनाकर, कोई प्रिंटेड नहीं है मित्रों, मैं पहले मेहनत करता हूं और जो चुनिंदा चीजें हैं वही आप तक पहुंचाता हूं, और कम समय में पहुंचाना ही मेरा जो है प्रमुख ध्येय है मित्रों। हेतु क्या, कल ही आपको बताया था, हेतु का अर्थ कहीं न कहीं कारण होता है ना। आप मुझसे जुड़े हुए हैं, इसके पीछे कोई कारण भी हो सकता है। तो आप सोचिए, प्रत्येक कार्य के पीछे कोई कारण होता है, और कारण और प्रयोजन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। एक को हमने कह दिया उद्देश्य, जिसको हम काव्य प्रयोजन कहते हैं, और एक को हमने कह दिया काव्य हेतु। तो आइए, यह कक्षा जो है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, है ना, डीएसएसबी और नवोदय विद्यालय, केवीएस, नेट, सेट, सभी के लिए यह परीक्षा समान रूप से उपयोगी है। तो आज 5वीं कक्षा में प्रवेश करते हैं मित्रों, और सुविचार के साथ हम अपनी बात को शुरू करेंगे। जो अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में नहीं रखता, तो उसके जीवन का नियंत्रण समय अपने हाथों में ले लेता है। इसलिए समय के साथ बराबर चहलकदमी करते रहिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि समय की रफ्तार को हम समझ नहीं पाए और बहुत पीछे रह जाए मित्रों, तो समय द्वारा हमें पीछे धकेल दिया जाएगा। इसलिए समय के साथ चलने का प्रयास कीजिए। और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मित्रों, कहीं न कहीं समय के साथ चलने का ही एक दूसरा रूप है। तो आप सभी मित्रों का स्वागत करते हुए आज की कक्षा में सीधा आपको ले चलता हूं मित्रों। आज काव्य शास्त्र की 5वीं क्लास है और काव्य हेतु के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो मैं सभी मित्रों से आग्रह करूंगा कि आप सभी जो है बस अच्छे भाव के साथ जुड़ जाइएगा, और मैं आपको बहुत संक्षिप्त में आज की कक्षा का आनंद देने वाला हूं मित्रों। बात है काव्य हेतु की, और जब काव्य हेतु की बात करते हैं तो हेतु का अर्थ यहां सीधा सीधा हम लगा सकते हैं कारण, है ना, यानी काव्य के क्या कारण है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो ये कह सकते हैं काव्य उत्पत्ति के जो कारण हैं वही काव्य हेतु कहलाते हैं। काव्य उत्पत्ति के जो कारण हैं वही क्या कहलाते हैं, काव्य के हेतु कहलाते हैं। तो काव्य की उत्पत्ति के कुछ कारण जरूर रहे होंगे, तभी जाकर काव्य की क्या हुई मित्रों, रचना हुई, उत्पत्ति हुई। एक होता है मित्रों काव्य प्रयोजन, जिस पर हमने कल बात की थी। काव्य रचना के जो उद्देश्य हैं कि धन प्राप्त करना है, सुख प्राप्त करना है ना, तो ये जो है वो काव्य के प्रयोजन है मित्रों। और काव्य की हेतु का अर्थ होता है काव्य की उत्पत्ति के कारण, है ना। तो आप देखिए, इसी बात को थोड़ा सा और समझते हैं। किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले कारण काव्य हेतु कहलाते हैं। यानी किसी व्यक्ति में ये सामर्थ्य जगा देना ताकि वो काव्य की क्या कर सके, रचना कर सके मित्रों। तो ये काव्य की रचना का जो सामर्थ्य है मित्रों, वही कहीं न कहीं क्या है, काव्य हेतु कहलाता है। सामर्थ्य में हम देखते हैं समर्थ शब्द है मित्रों, और समर्थ शब्द में जब हम यह प्रत्यय जोड़ते हैं तो एक नवीन शब्द का निर्माण होता है, जिसको हम कहते हैं सामर्थ्य। ठीक है मित्रों, तो कुल मिला के काव्य हेतु काव्य रचना के सामर्थ्य है ना, यानी किसी व्यक्ति में काव्य की रचना करने की समर्थता उत्पन्न कर देना ही क्या है, काव्य हेतु है। इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। काव्य के हेतु मुख्य रूप से 3 बताए गए हैं, काव्य के प्रयोजन मुख्य रूप से 6 बताए गए हैं। ठीक है, और दोनों में ही हम मुख्य रूप से जिस आचार्य की बात को सर्वमान्य माना गया है वो आचार्य हैं आचार्य मम्मट। ठीक है मित्रों, तो काव्य अगर कार्य है, अगर ऐसा मान लिया जाए कि काव्य अगर कार्य है, तो कारण जो है वो क्या कहलाएंगे, हेतु कहलाएंगे। काव्य अगर कोई कार्य है तो कारण जो है उसके क्या कहलाएंगे मित्रों, हेतु कहलाएंगे। इस बात को समझ जाइएगा। फिर देखिए मित्रों, काव्य के निमित्त कारण को काव्य हेतु कहा जाता है। इसको इस रूप में और देख लीजिए, काव्य रचना के जो निमित्त बनते हैं, है ना, काव्य रचना के जो निमित्त कारण जो होते हैं उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, काव्य हेतु कहते हैं। किसी भी रूप में आप समझें, काव्य रचना हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता।
आप में या कोई और, जरूरी नहीं है कि सभी लोग काव्य की रचना कर पाए, क्योंकि काव्य की रचना करने के लिए किसी व्यक्ति में कुछ विशेष गुणों का है ना होना बहुत आवश्यक है। तो आम जन से भिन्न सोच रखने वाला ऐसा व्यक्ति जो आम जन से भिन्न सोच रखता है, विचार व चिंतन से परिपूर्ण हो, विचार और चिंतन से परिपूर्ण हो, कल्पना शक्ति का समाहार किए हुए हो, अभिव्यक्ति की कुशलता जिसके पास हो, वही व्यक्ति कहीं न कहीं काव्य रचयिता बनता है। तो आप सोच सकते हैं कि काव्य रचयिता हर कोई नहीं बनता, कवि हर कोई व्यक्ति नहीं बन सकता जिसकी सोच, मान लीजिए एक कमरे को हम अपनी ओर से देखते हैं तो हमारा देखने का नजरिया बहुत सामान्य हो सकता है, और कवि जो है ना, अगर उसी कमरे को देखे तो उसके देखने का तरीका, दृष्टिकोण बिल्कुल अलग होगा, और वो कल्पना की समाहार शक्ति को समाहित करते हुए किसी न किसी कविता या काव्य की रचना कर डालेगा। इसलिए मित्रों, आप देखिएगा, आम जन से भिन्न सोच रखने वाला, विचार व चिंतन से परिपूर्ण, कल्पना शक्ति का समाहार किए हुए, अभिव्यक्ति की कुशलता रखने वाला ही काव्य रचयिता बनता है। मित्रों, चलिए इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं। काव्य हेतु और विविध आचार्यों के क्या क्या मत हैं वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। संस्कृत आचार्यों के मत प्रमुख रूप से यहाँ पर जो है परीक्षा में आते रहते हैं, तो हम उनकी भी बात करेंगे। हिंदी आचार्य इक्के दुक्के कहीं जो महत्वपूर्ण लगते हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मित्रों, जब हम बात करते हैं काव्य हेतु की, तो हमारे पास अग्नि पुराणकार हैं। अग्नि पुराणकार जो हैं वो काव्य के हेतु के बारे में क्या कहते हैं, देखिएगा। नरत्वम दुर्लभम, यानी मनुष्य बनना बहुत दुर्लभ है। लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, यानी इस लोक में, लोके यानी इस लोक में मनुष्य जन्म प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। और उससे भी दुर्लभ क्या है, विद्या प्राप्त करना, यानी मनुष्य का जीवन हमें मिले ये दुर्लभ है। और उसमें भी क्या दुर्लभ है कि हम विद्यावान हो, है ना, ज्ञान हमें प्राप्त हो, ये और भी दुर्लभ है। कवित्वम दुर्लभम, और उसमें कवि बनना ये और दुर्लभ है। और शक्ति तत्र सुदुर्लभा, और प्रतिभावान बनना ये उसमें भी, कवियों में भी बहुत दुर्लभ है, यानी प्रतिभावान कवि बनना उसमें भी बहुत दुर्लभ है। इसका अर्थ ये हुआ कि अग्नि पुराणकार है ये भी काव्य के हेतु 3 मानते हैं। कितने मानते हैं? काव्य के 3 हेतु मानते हैं मित्रों। तो काव्य के 3 हेतु कौन कौन से, देखिएगा 3 हेतु मानते हैं। पहला जो हेतु है मित्रों, देखिए पहला हेतु है वो है प्रतिभा, दूसरा है वेद ज्ञान, तीसरा है लोक व्यवहार। आगे बात समझ में, तीसरा क्या है, लोक व्यवहार। इसी तरह से आचार्य भामा जो है मित्रों, वो काव्यालंकार ग्रंथ आपका प्रमुख ग्रंथ है, जैसा कि आप जानते हैं। 6ठी शताब्दी के आप आचार्य हैं, ये भी आप जानते हैं, पहले बता दिया गया है। काव्यालंकार में उन्होंने लिखा है, गुरुदेशाध्येतुम शास्त्रम जड़ धीम मो अप्यलम काव्यम तू जायते जातु कश्यचित प्रतिभावतः। इन्होंने भी अगर काव्य हेतुओं की बात करें मित्रों, तो प्रतिभा को, है ना, प्रतिभा को, भामा ने प्रतिभा को काव्य का प्रधान हेतु माना है। तो मुख्य रूप से अगर आप देखें तो इन्होंने काव्य का हेतु किसको माना है, प्रतिभा को माना है। गुरु के उपदेश से जड़ बुद्धि भी शास्त्र अध्ययन करने में समर्थ हो सकता है, ये कह रहे हैं उस श्लोक के माध्यम से कि गुरु के उपदेश से जड़ बुद्धि भी शास्त्र अध्ययन करने में समर्थ हो सकता है। और काव्य हमेशा प्रतिभाशाली द्वारा ही रचा जाता है। काव्य हमेशा किसके द्वारा रचा जाता है, प्रतिभाशाली के द्वारा ही रचा जाता है। आचार्य दंडी की बात करते हैं, देखिएगा आचार्य दंडी क्या कहते हैं, देखिएगा। काव्यादर्श आपका प्रमुख ग्रंथ है ना, काव्यादर्श जो है प्रमुख ग्रंथ है। और हम जानते हैं आचार्य दंडी 8वीं शताब्दी के प्रमुख आचार्य हैं, 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के प्रमुख आचार्य हैं, 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के प्रमुख आचार्य है ना। आपने कहा कि 3 जो है काव्य हेतु होते हैं, एक होता है प्रतिभा, दूसरा होता है आनंद अभियोग जिसको अभ्यास कहा गया है, आनंद अभियोग जिसको अभ्यास कहा गया है, और तीसरा है लोक व्यवहार व शास्त्र ज्ञान जिसको हम व्युत्पत्ति कहते हैं। तो आचार्य दंडी भी कुल मिला के काव्यादर्श में 3 हेतुओं पर चर्चा करते हैं, प्रतिभा, आनंद अभियोग ध्यान देना, और लोक व्यवहार व शास्त्र का ज्ञान। फिर आचार्य वामन की जब हम बात करते हैं मित्रों, तो हम सभी जानते हैं आचार्य वामन जो है वो भी 8वीं शताब्दी के हमारे प्रमुख आचार्य हैं, 8वीं शताब्दी के आचार्य हैं, ठीक है, 8वीं शताब्दी के आचार्य हैं। और आपके ग्रंथ का नाम काव्यालंकार सूत्र वृत्ति है ना। वो प्रतिभा को जन्मजात गुण मानते हैं, ये भी प्रतिभा को प्रमुख गुण मानते हैं, हेतु मानते हैं, और जन्मजात गुण मानते हैं। और कहते हैं कवित्वम बीजम प्रतिभा नम कवितस्य बीजम, है ना, यानी
कविता में अगर देखा जाए तो प्रतिभा जो है वो वास्तव में कविता के मूल बीज के रूप में है। अगर किसी व्यक्ति के पास प्रतिभा है तो वो कहीं न कहीं कवि बन ही जाएगा। फिर देखिए मित्रों, रुद्रट की बात करते हैं। आचार्य रुद्रट 9वीं शताब्दी, काव्यालंकार आपके ग्रंथ का नाम भी है। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास 3 काव्य के हेतु माने हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है कि प्रतिभा के इन्होंने 2 भेद किए हैं, एक सहजा और दूसरा क्या है, उत्पाद्या। प्रतिभा को 2 भागों में बांटा मित्रों, सहजा और उत्पाद्या। अभी जितने भी मित्र जुड़ चुके हैं उन सब से आग्रह करता हूं कि आप इन कक्षाओं को पूरा जोश खरोश के साथ देखें, है ना, बहुत सहजता के साथ देखें। उद्विग्नता की स्थिति में इन कक्षाओं का कोई आपके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है मित्रों। काव्य है और काव्य कहा जाता है कि सामाजिक सहृदय का विषय है ना, इसलिए आप सामाजिक सहृदय बनते हुए इन कक्षाओं का आनंद लीजिएगा। और साथ ही साथ आपको जहां पर थम्स अप दिखाना है यानी लाइक करना है वहां जरूर कर लीजिएगा मित्रों, और शेयर तो आपको जरूर करना चाहिए, अन्य विद्यार्थियों तक इस बात को जरूर पहुंचाइएगा मित्रों। ये सहजा प्रतिभा जो है वो मित्रों जन्मजात होती है। किसी भी व्यक्ति में ये सहजा प्रतिभा जो है वो जन्मजात गुण है। और उत्पाद्या का अर्थ ये होता है कि लोक शास्त्र अभ्यास से उत्पन्न होती है, यानी शास्त्रों का ज्ञान, लोक व्यवहार का ज्ञान जैसे जैसे हम प्राप्त करते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर एक प्रकार से ज्ञान का भंडार बन जाता है। और एक प्रतिभा जिसको हम उत्पाद्या कहते हैं, वो हम मानते हैं कि उत्पाद्या जो है कहीं न कहीं लोक व्यवहार के अवेक्षण से और शास्त्र ज्ञान से उत्पन्न होने वाली प्रतिभा है। और ये व्यक्ति के द्वारा कहीं न कहीं जब बहुत अच्छे से अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म निरीक्षण किया जाता है, तब उत्पन्न होती है। तो रुद्रट क्लियर हो गया मित्रों, 9वीं शताब्दी के आचार्य हैं, काव्यालंकार ग्रंथ है। 3 जो है हेतु माने हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा के 2 भेद किए, सहजा और उत्पाद्य। सहजा जो है वो कहीं न कहीं जन्मजात प्रतिभा का नाम है मित्रों। आचार्य मम्मट की बात करते हैं, देखिए, और मम्मट के ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। हम सभी जानते हैं बहुत मोस्ट जो है आचार्य हैं और 11वीं शताब्दी के आचार्य हैं मित्रों। 11वीं शताब्दी के मम्मट है। मम्मट के ग्रंथ का नाम काव्य प्रकाश है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, काव्य प्रकाश में उन्होंने काव्य हेतु पर चर्चा करते हुए कहा है, शक्तिर निपुणता, ध्यान रखना, शक्ति और निपुणता, लोक शास्त्र काव्याद्वेक्षणात् च काव्यज्ञ शिक्षणाभ्यास इति हेतुस्त उद्भवे। तो आप देखिए, हेतुस्तद उद्भवे, तो यहां देखिए काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास, इन्होंने आप देखिए शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्वेक्षणातः काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्त उद्भवे, यानी काव्य के आपने 3 हेतु बताए हैं। एक को कहा है शक्ति, और शक्ति का अर्थ है मित्रों यहां पर प्रतिभा। ध्यान दीजिए, लोक शास्त्र का अवेक्षण जिसको हम व्युत्पत्ति कहते हैं, है ना, और इन्होंने इसको निपुणता कहा है मित्रों। इन्होंने क्या कहा है, इसको निपुणता भी कहा है। देखिए यहाँ शक्तिर निपुणता, यानी शक्ति ये रही, निपुणता ये रहा। और तीसरा जो है मित्रों अभ्यास है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है अभ्यास। तो इन्होंने 3 जो है काव्य के प्रमुख हेतु माने हैं। और सर्वमान्य मत जो है इन्हीं का माना जाता है, सर्वमान्य मत है मित्रों इनका। मम्मट का जो मत है वो सर्वमान्य मत है। का शक्ति कवित्व बीज रूप, शक्ति ही कवित्व बीज रूप, यानी जो शक्ति है, प्रतिभा है, वो कविता का बीज रूप होता है। ये कहा किसने, आचार्य मम्मट ने। तो सबसे महत्वपूर्ण था आचार्य मम्मट। फिर देखिए केशव मिश्र की बात करते हैं, प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्ति विभूषणम, है ना। प्रतिभा इन्होंने भी कहा, अर्थात प्रतिभा काव्य का कारण है, हेतु है, तथा व्युत्पत्ति उसे और विभूषित करती है, 4 चांद लगाती है व्युत्पत्ति। और व्युत्पत्ति का मतलब होता है शास्त्रों के द्वारा प्राप्त ज्ञान, और लोक व्यवहार का निरीक्षण करने पर प्राप्त ज्ञान जो है वही व्युत्पत्ति कहलाती है। फिर मित्रों हमारे सामने एक आचार्य हुए हैं हेमचंद्र। आपका प्रमुख ग्रंथ है शब्दानुशासन, 12वीं शताब्दी के आप आचार्य हैं। आपने कहा प्रतिभा अश्य हेतु प्रतिभा नव नवोन्मेष शालिनी ही, है ना, यानी अर्थात प्रतिभा काव्य का हेतु है तथा नव नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा को प्रतिभा कहते हैं। आपका मत और भट्ट तिथि का मत एक जैसा है ना, दोनों ने जो कहा है प्रतिभा को नव नवोन्मेष शालिनी कहा है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, देखिएगा बहुत संक्षिप्त में ये कक्षाएं आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। राजशेखर काव्य मीमांसा आपका ग्रंथ है, 9वीं 10वीं शताब्दी के मध्य में कहीं न कहीं आपका जो समय सीमा मानी गई है। आपने लिखा है प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र समवेते श्रेयस्यशो इति ही, है ना, यानी अर्थात प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों समवेत रूप से काव्य के श्रेयस्कर हेतु है। यानी प्रतिभा और व्युत्पत्ति राजशेखर ने जो है 2 हेतु माने हैं।
प्रतिभा और व्युत्पत्ति को क्या माना है, काव्य का हेतु माना है। प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र यानी सम्मिलित रूप से समवेते श्रेयस्यसु इति, ये काव्य के लिए बहुत श्रेयस्कर है। प्रतिभा के आपने दो भेद किए मित्रों, ये बहुत मोस्ट है, ध्यान रखना, परीक्षा में पूछा जाता है। प्रतिभा के दो भेद किए हैं, एक कार्यत्री प्रतिभा कहा है, दूसरा भावित्री प्रतिभा कहा है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है भावित्री प्रतिभा का संबंध किससे है, तो भावित्री प्रतिभा का संबंध सहृदय पाठक या आलोचक से होता है, और कार्यत्री प्रतिभा का संबंध किससे है, तो कवि से संबंध कार्यत्री प्रतिभा का है। कार्यत्री प्रतिभा जन्मजात होती है, जो कवि को काव्य रचना के लिए कहीं न कहीं प्रेरित करती है मित्रों, वो काव्य की रचना कर सकता है जो प्रतिभावान होता है। और लोक व्यवहार व शास्त्र ज्ञान से भावित्री प्रतिभा को कहीं न कहीं प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए ये सहृदय पाठक या आलोचक से संबंधित है जो उसका अर्थ ग्रहण करता है मित्रों। तो प्रतिभा के दो भेद, कार्यत्री और भावित्री किसने, राजशेखर ने। प्रतिभा के दो भेद, सहजा और उत्पाद्या किसने, रुद्रट ने। याद रखिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर देखिए मित्रों, पंडित जगन्नाथ, रस गंगाधर 17वीं शताब्दी आपका समय रहा। रस गंगाधर में आपने लिखा प्रतिभा को ही प्रमुख काव्य हेतु माना है जगन्नाथ ने, और कहा तस्य च कारणम कविगता केवलम प्रतिभा, केवलम प्रतिभा। प्रतिभा को ही आपने पंडित जगन्नाथ ने क्या माना है, काव्य का हेतु माना है। उक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्ष हम निकालें मित्रों, तो काव्य के तीन हेतु माने गए हैं। कितने माने गए हैं, तीन हेतु, याद रखिएगा, काव्य के तीन हेतु माने गए मुख्य रूप से। कौन कौन से हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, है ना। आपको ये अनुभव करना है कि आप कक्षा में बैठे हुए हैं और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना। आपका ध्यान बिल्कुल स्क्रीन की तरफ रहना चाहिए और आपको ये लगना चाहिए कि सर मुझे देख रहे हैं। उस भाव से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, है ना। और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है और आप सभी लोगों के उत्साहवर्धनार्थ है, ज्ञानार्थ है, इसलिए आप इस प्रक्रिया में निरंतर सहयोग कीजिएगा। आपके द्वारा जो सहयोग है वो ही मेरे लिए कार्य करने की शक्ति बनेगा मित्रों। ध्यान रखना, कार्य करने की शक्ति या प्रयोजन क्या है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। आप सभी लोग अच्छे से, मेरे पास जो छुटपुट ज्ञान है जो किताबों से प्राप्त किया हुआ है, बार बार कहता हूं, उन किताबों के ज्ञान को आपके सामने मैं थोड़ा अपने तरीके से प्रस्तुत करता हूं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर रहा हूं आपके लिए। इसलिए बस जो मां सरस्वती ने थोड़ा बहुत मुझे कहीं अभिव्यक्ति कौशल दिया है, इसका उपयोग करते हुए आपके इस बेरोजगारी रूपी महासमर में मैं कहीं थोड़ा सा एक पतवार के रूप में कहीं आपका सहयोग कर पाया, तो मेरा शिक्षक होना सार्थक होगा मित्रों। और मैं फिर कह रहा हूं कि मनुष्य बनना जो है वो भाग्य की बात है, लेकिन उसमें मनुष्यों में फिर अगर इस जगत में आकर शिक्षक या आचार्य बनना ये सौभाग्य की बात है मित्रों। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। अब आपका रिवीजन करवा रहा हूं, शॉर्ट नोट से यूं मान लीजिए, ठीक है। हाँ, अब आप देखिएगा प्रतिभा के बारे में तीन है, तो तीन में से एक है प्रतिभा। प्रतिभा, भामह केवल प्रतिभा को ही काव्य हेतु मानते हैं, वामन भी प्रतिभा को ही काव्य हेतु मानते हैं, रुद्रट भी प्रतिभा को ही प्रमुख काव्य हेतु मानते हैं, और राजशेखर भी प्रतिभा को ही काव्य हेतु मानते हैं। और कहीं न कहीं देखें, मम्मट भी कहते हैं कि कविता का बीज रूप क्या है, शक्ति, यानी मम्मट भी कहीं न कहीं प्रतिभा को ही काव्य मतलब हेतु मानते हैं। तो आप ये मान के चलेगा कि प्रमुख काव्य हेतु है, प्रमुख काव्य हेतु है। अगर आपसे कोई पूछे कि तीनों में से प्रमुख काव्य हेतु कौन सा है, तो प्रतिभा प्रमुख काव्य हेतु है। इसके अभाव में काव्य की रचना संभव नहीं होती है मित्रों। जैसे वाक्य में क्रिया नहीं होने पर वाक्य नहीं बनता है, वैसे ही प्रतिभा नहीं होने पर मित्रों मान के चलिए वह व्यक्ति कभी नहीं बन सकता। प्रतिभा वह शक्ति है जो काव्य रचना में समर्थ बनाती है किसी भी व्यक्ति को, इसलिए शक्ति है। और इसके बारे में किस किस ने क्या कहा, सबसे पहले रुद्रट की बात करते हैं। इन्होंने प्रतिभा के दो भेद किए हैं मित्रों, परीक्षा में प्रश्न आता है, सहजा और उत्पाद्या। सहजा जन्मजात होती है, उत्पाद्या लोक व्यवहार और शास्त्र ज्ञान से प्राप्त की जा सकती है। राजशेखर ने भी प्रतिभा के दो भेद किए हैं, कार्यत्री और भावित्री। कार्यत्री का संबंध कवि से है, भावित्री का संबंध सहृदय पाठक या आलोचक से है। ये जन्मजात है, कहीं न कहीं मान लीजिए कवि इस प्रतिभा का प्रयोग करके रचना करता है, पाठक या सहृदय इस प्रतिभा का प्रयोग करके उसका अर्थ ग्रहण करते हैं मित्रों। और उन्होंने कहा सा शक्ति केवलम काव्य हेतु,
प्रतिभा के लिए राजशेखर ने कहा सा शक्ति केवलम काव्य हेतु, यानी प्रतिभा जो है एकमात्र शक्ति है काव्य की हेतु के लिए। हेमचंद्र ने कहा मित्रों प्रतिभा अश्य हेतु प्रतिभा नव नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा, ये हेमचंद्र ने भी कहा है। और भट्ट तिथि ने भी कहा प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। दोनों के वाक्य में हल्का सा अंतर है, इस बात को आप समझ लीजिएगा मित्रों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना समय जाया किए हुए आपको मैं आगे की यात्रा में ले जा रहा हूं। बहुत बढ़िया मित्रों, अब देखिए अभिनव गुप्त, इन्होंने क्या कहा, प्रतिभा के लिए प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा है। कहने का मतलब प्रतिभा जो है वो कहीं न कहीं काव्य निर्माण की अभूतपूर्व क्षमता है। ये कहने वाले कौन है? अभिनव गुप्त, ध्यान रखना, ध्वन्यालोक लोचन, ठीक है, अभिनव गुप्त भट्ट तोत के शिष्य हैं अभिनव गुप्त, जिन्होंने अभिव्यक्तिवाद जो है रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद दिया है। आचार्य कुंतक जो है मित्रों, उन्होंने कहा वह शक्ति जो शब्द व अर्थ में अपूर्व सौंदर्य की सृष्टि करती है वही प्रतिभा है। महिम भट्ट कहते हैं प्रतिभा को कवि का तृतीय नेत्र मानते हैं। महिम भट्ट जो है कवि का तृतीय नेत्र मानते हैं किसी प्रतिभा को। आचार्य मम्मट क्या कहते हैं? प्रतिभा को शक्ति कहा है। सबसे पहले प्रश्न आता है प्रतिभा को शक्ति किसने कहा है? आचार्य मम्मट ने कहा है, और उन्होंने कहा शक्ति कवित्वम बीज रूपम संस्कार विशेषः। और डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं असाधारण कोटि की जो मेधा है, असाधारण कोटि की जो मेधा है वही प्रतिभा है। मित्रों प्रतिभा के बारे में जितने आवश्यक कथन थे, बातें थी, आपके सामने रख दी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। व्युत्पत्ति का अर्थ होता है निपुणता, पांडित्य या विद्वता, और ये व्युत्पत्ति दो प्रकार की होती है, शास्त्रीय और लौकिक। बस यहां काम खत्म हो गया। ज्ञान की जो उपलब्धि है वही व्युत्पत्ति है, और ज्ञान की उपलब्धि दो प्रकार से होती है, शास्त्रों के अध्ययन से और लोक व्यवहार के अवेक्षण यानी निरीक्षण से, है ना। ध्यान रखना इसकी आवश्यकता क्यों है मित्रों। रेगिस्तान का वर्णन कर रहे हैं और उसमें अगर कमल खिला दे कोई कवि, तो आप सोचिए किस समय किस पद का, शब्द का कहां प्रयोग करना है, ये व्युत्पत्ति के आधार पर होता है। इसलिए व्युत्पत्ति अपने आप में दूसरा प्रमुख हेतु है काव्य रचना का, क्योंकि एक सम्यक ज्ञान होना चाहिए। उचित अनुचित ज्ञान अगर नहीं होगा कवि को, तो वर्णन करते समय विरोधाभास वर्णन कर लेगा, है ना। जहां पर जो नहीं होता, आप सोचिए, तो कहीं न कहीं रेगिस्तान में सिंगाड़ा जो है उगा देगा, आप सोचिए, तो आप सोचिए रेगिस्तान में सिंगाड़ा नहीं उग सकता, क्योंकि उसके पास व्युत्पत्ति नहीं है, तो फिर वो काव्य की रचना नहीं कर सकता। आचार्य रुद्रट ने कहा है छंद व्याकरण कला पद और पदार्थ के उचितानुचित सम्यक ज्ञान को ही व्युत्पत्ति कहते हैं, ये आचार्य रुद्रट कहते हैं। आचार्य मम्मट ने कहा व्युत्पत्ति को निपुणता कहा है, ठीक है। और राजशेखर कहते हैं उचितानुचित विवेको व्युत्पत्ति, यानी क्या उचित है और क्या अनुचित है, इसका जो विवेक है, ये जो बुद्धि है, वही व्युत्पत्ति कहलाती है। तो काव्य रचना हेतु व्युत्पत्ति भी बहुत आवश्यक होती है मित्रों। फिर आगे बात करते हैं, तीसरा है अभ्यास, जिसको आप अंग्रेजी में प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, इसको हमने कई बार सुना है। तो आप सोचिए करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। मित्रों आप सोच सकते हैं कि अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप निरंतर पढ़ने में, अच्छे से याद करने के लिए अभ्यास करते रहेंगे तो अभ्यास का कोई तोड़ नहीं है, इसलिए निरंतर अभ्यास करना चाहिए। एक पहली बार एक कवि कोई कविता लिखता है, आप सोचिए दूसरी बार, तीसरी बार, 10वीं बार, 20वीं बार, 100वीं बार जब लिखेगा, निरंतर अभ्यास करने से उसकी कविता में, काव्य में निखार आता जाएगा। पहली कक्षा मित्रों मैंने ली, मान लीजिए ऑनलाइन, हो सकता है उस कक्षा में और आज की कक्षा में बहुत कुछ अंतर आ गया हो, आत्मविश्वास को लेकर, अभिव्यक्ति को लेकर, हाव भाव को लेकर, कंटेंट को लेकर, बहुत कुछ। तो अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो अभ्यास भी एक महत्वपूर्ण हेतु है। आचार्य दंडी ने तो अभ्यास को प्रमुख हेतु माना है। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण होता है कि किस आचार्य ने अभ्यास को प्रमुख काव्य हेतु माना है, तो मित्रों आचार्य दंडी ने अभ्यास को प्रमुख काव्य हेतु माना है। और आप सभी जानते हैं कि आचार्य दंडी का जो समय है 8वीं शताब्दी है मित्रों, 8वीं शताब्दी जो है वो आचार्य दंडी का समय है। और आचार्य दंडी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आचार्य दंडी का जो ग्रंथ है मित्रों, आचार्य दंडी का ग्रंथ है काव्यादर्श, आप सभी जानते हैं काव्यादर्श। तो काव्यादर्श में कहीं न कहीं अभ्यास को उन्होंने प्रमुख काव्य हेतु माना है। अभ्यास के द्वारा कवि कर्म में कुशलता आती है, प्रैक्टिस से परफेक्ट होते हैं। आचार्य भामन ने क्या कहा, देखो शब्दार्थ के स्वरूप का ज्ञान करके सतत अभ्यास द्वारा उसकी उपासना की जानी चाहिए, यानी अभ्यास किया जाना चाहिए, ये आचार्य भामा कहते हैं। आचार्य वामा कहते हैं अभ्यासो ही कर्मसु कौशलम भावहिति, वामन कहते हैं कि अभ्यास से ही कर्म में कुशलता आती है मित्रों। तो आप देखिए कहीं न कहीं अभ्यास की भी आवश्यकता रहती है।
है ना। और करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ये तो हम जानते ही है मित्रों। तो मित्रों आज की कक्षा में काव्य हेतु को मेरी ओर से संक्षिप्त में आपको समझाया गया। एक बार पुनः मैं सारी स्लाइड को रिवाइज करता हूं, आप सभी अच्छे से एक बार देख लीजिए और उसके बाद में जो मित्र जुड़े हैं वो भी देख लीजिएगा और एक बार आप अपने स्तर पर नोट्स जरूर बनाएं समय होने पर। ठीक है मित्रों, काव्य हेतु हमने यहां से प्रारंभ किया था सब देख लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़े, काव्य के निमित्त कारण को काव्य हेतु कहते हैं ऐसा हमने कहा। फिर अग्नि पुराणकार ने सबसे पहले काव्य हेतु के बारे में बात की, 3 काव्य हेतु बताया आचार्य भामा ने, 1 काव्य हेतु बताया मुख्य रूप से वो प्रतिभा है। आचार्य दंडी ने 3 जो है वो आनंद अभियोग यानी अभ्यास है ना, आचार्य दंडी ने अभ्यास के लिए क्या नाम दिया है, आनंद अभियोग, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने भी 3, आचार्य वामन ने भी जो है प्रतिभा को प्रमुख काव्य हेतु माना है। रुद्रट ने प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास 3 माने हैं, प्रतिभा के 2 भेद किए, ये रुद्रट की प्रमुख विशेषता है। फिर आचार्य मम्मट मित्रों सर्वाधिक महत्वपूर्ण आचार्य है और सर्वमान्य मत है, 3 हेतु माने हैं, शक्ति लोक शास्त्र का आवेक्षण और अभ्यास। ठीक है, इसमें शक्ति जो है वो प्रतिभा का ही नाम है और इसको बीज रूप माना है कविता का। फिर देखिए मित्रों केशव मिश्र जो है प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्ति विभूषणम, इन्होंने भी 2 जो है काव्य हेतु माने हैं मित्रों। कितने? 2 माने हैं, एक प्रतिभा और दूसरा व्युत्पत्ति। हेमचंद्र ने जो है कहीं न कहीं देखिए एक ही जो है माना है और वो एक ही काव्य हेतु माना और वो भी प्रतिभा है और प्रतिभा को नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा कहा है। राजशेखर जो है वो 2 मानते हैं मित्रों, प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र संवेते श्रेयस्यो इति। राजशेखर ने भी 2 काव्य हेतु माने हैं। राजशेखर का मुख्य कार्य है प्रतिभा के 2 भेद कर दिए, कार्यत्री और भाव्यत्री मित्रों। ठीक है, उसके बाद पंडित जगन्नाथ आ गए मित्रों, ये भी जो है कहीं न कहीं आप देखिए केवलम प्रतिभा, यानी ये भी कहीं न कहीं काव्य का हेतु मुख्य रूप से एक को ही मानते, तस्य च कारणम कविगता केवलम प्रतिभा। सामान्य रूप से हम देखते हैं मित्रों तो 3 जो है काव्य के हमारे हेतु हैं, प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास। और इसी तरह से आप देखिए हम रिवीजन करने में आ गए थे और हमने इस तरह से जो शॉर्ट में जो बातें थी उनको हमने यहाँ पर समाहित कर दिया। और मित्रों विद्या संबल योजना के तहत आज से फॉर्म भरने जो हैं शुरू हो गए हैं और इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी 3-4 वीडियोस की, विद्या संबल योजना के नाम से आप प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस देख सकते हैं जिनको इनकी आवश्यकता है। जो तैयारी कर रहे हैं उनको ज्यादा नहीं भटकना है, लेकिन जिसको लगता है कि नहीं मेरे घर के पास है और मेरी आर्थिक स्थिति थोड़ी ऐसी और मैं कुछ समय निकाल कर ये करना ही चाहता हूं, तो वो जरूर उस योजना का लाभ उठाएं। बाकी लोग जो तैयारी में मस्त हैं उनको तैयारी ही करनी चाहिए, बाकी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगली कक्षा मित्रों आपके सामने काव्य के गुणों की लेकर आऊंगा। इस कक्षा को आप बिल्कुल गगनगामी बनाएंगे, आपके व्यूज आपके कमेंट्स मुझे निरंतर उत्साहित करेंगे। मित्रों मैं आपके लिए 2 घंटे 3 घंटे मेहनत कर सकता हूं, तो आप एक कमेंट के द्वारा मेरा उत्साहवर्धन जरूर कर सकते हैं मित्रों। कोई सोचता है देखकर यही केवल आपको जो है गुरु दक्षिणा देनी है, आपका एक कमेंट मेरे लिए गुरु दक्षिणा है, समझ रहे। आप मुझे प्रोत्साहित करते रहेंगे तो मैं निरंतर काम करता रहूंगा और मैं आपको पढ़ने के लिए निरंतर उत्साहित करता रहता हूं मित्रों। और बस एक दूसरे को उत्साहित करते रहें, आप मंजिल पर पहुंच जाए, मैं आराम करूंगा मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।